Assalamu alaikum. My name is Mohammad Faizan. I am student of Kazakh National Medical University Asman Yarif, कज़ाकिस्तान। तो मैंने पहले अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि मैं कुछ टॉपिक वगैरह जो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, फ़र्स्ट ईयर के, तो उनके जो अपने जो नोट्स होंगे तो उनको मैं आपको मतलब थोड़े उस बारे में बताऊंगा कि किस तरह आपने तैयारी करनी है। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी मेडिकल कॉलेज में गए नहीं होते तो उनसे पहले उनको थोड़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से, और वैसे भी जो फ़र्स्ट ईयर में आ भी जाएँ तो आगे फिर उनको मतलब ये नोट्स जो है मेरे कोई भी अपने इस तरह नोट्स देता नहीं, लेकिन बट मैंने फिर भी कहा चले। लेकिन ये मैंने दोबारा बनाए थे क्योंकि आईपैड मैंने बाद में लिया था सेकंड सेम में जाके, तो इस वजह से मैंने दोबारा बनाए हैं ये नोट्स। पहले तो मेरे जो थे वो पेपर फॉर्म में थे, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में मैंने अभी बनाया। तो इतनी मतलब अच्छी राइटिंग यहाँ पर नहीं थी, तो आगे जाके थोड़ी अच्छी सी राइटिंग हुई क्योंकि थोड़ी देर लगती है इसको करने में, इसकी राइटिंग सही होने में। तो इस वजह से चलें जैसे भी है गुजारा करें, लेकिन ये नोट्स ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जो भी नया स्टूडेंट आएगा उसके लिए, या जो अभी मेडिकल कॉलेज में अभी गए नहीं होंगे तो अभी उन्होंने जाना होगा तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोलॉजी क्या चीज़ है। हिस्टोलॉजी इट्स अ ब्रांच ऑफ अनाटमी in which we study with the study of cells or microorganism on microscopes। तो ये कि हम हिस्टोलॉजी में ये एक अनाटमी की एक ब्रांच है, ठीक है, डिवीज़न है एक अनाटमी की। तो इसमें हम माइक्रोस्कोप की मदद से जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई से जो हम ऑर्गेनिज़म वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह नहीं देख सकते, तो हम माइक्रोस्कोप की मदद से उन ऑर्गेनिज़म को देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमने ऑर्गेनिज़म वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देखना कैसे है, तो फिर आप आगे हिस्टोलॉजी क्या पढ़ेंगे। तो इस वजह से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप जो है मेनली उनकी 2 टाइप्स होती हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये जो नंबर 1 पे मेंशन्ड है ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट वगैरह या फिर ज़्यादातर जो क्लिनिक्स होते हैं, ये लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह, इसमें ज़्यादातर ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होती हैं प्रैक्टिस के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ये वाइड मतलब ब्रॉड एंगल पे आगे चलती है, तो ये रिसर्च सेंटर्स वगैरह में होती है। तो फ़िलहाल हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज़ आल्सो कॉल्ड known as a light microscope. It is a simple microscope and it has some other types of micro, यानी कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जो स्टूडेंट के प्रैक्टिस के लिए और अदर प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी आगे थोड़ी टाइप्स हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, ठीक है। स्टीरियो माइक्रोस्कोप, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और फोकल कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये आगे थोड़ी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन इनमें हम इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये इतनी हमारी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक, जिस तरह लाइट माइक्रोस्कोप है इसी तरह स्टीरियो माइक्रोस्कोप और पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, ये अलग अलग इनके फीचर्स हैं। तो फ़िलहाल हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस में ये भी हमारी हो जाए तो ये भी काफ़ी है। तो द माइक्रो बात करते हैं द माइक्रोस्कोप इन विच फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इट्स लाइट ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्राइट फील्ड इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। तो अब जो चीज़ें कंपोनेंट होते हैं माइक्रोस्कोप के वो कितने होते हैं, टोटल ये 5 कंपोनेंट होते हैं माइक्रोस्कोप के, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में मदद करते हैं। तो ये एक लाइट सोर्स,
कंडेंसर लेंस, स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑक्यूलर लेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे कंडेंसर, जहाँ पर कंडेंसर लिखा हुआ है, ये जो नंबर 1 पे नोटेड है, तो ये कंडेंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये कंडेंसर है, कंडेंसर लेंस है, ठीक है। और इसके जो नीचे होती है एक लाइट सी होती है, ठीक है। तो लाइट जो है वो कंडेंसर लेंस के ऊपर पड़ती है और फिर कंडेंसर लेंस क्या करता है, ये लाइट को मर्ज नहीं होने देता, ये आगे डायरेक्ट जो है वो जो हमारा स्टेज है जहाँ पर स्पेसिमेन पड़ा हुआ है वहाँ पर इसको डायरेक्ट आगे लाइट को ट्रांसफ़र करता है, उसमें उसको मतलब साइड वगैरह में मर्ज नहीं होने देता। इसका ये कंडेंसर लेंस का काम होता है। उसके बाद फिर स्टेज आ जाता है। स्टेज का मतलब होता है जहाँ पर हमने स्पेसिमेन रखा हो, जहाँ पर हमने मतलब किसी सेल वगैरह को देखना, जो उसका स्पेसिमेन है, टिश्यू है, उसको रखा हुआ हो, स्टेनिंग उसकी करके, ठीक है, उसकी एग्ज़ामिन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेज के बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। तो इनमें मतलब जो एक पहले 3 होते हैं वो थोड़े से मतलब कम रेजोल्यूशन के होते हैं और एक चौथा होता है जो ज़्यादा रेजोल्यूशन का होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं उस स्पेसिमेन पे और लाइट पे, दोनों को फोकस करके आगे फिर जो ऑक्यूलर लेंस होता है, ये यहाँ पर जो जिसको आई पीस कहते हैं, जहाँ पर हम अपनी आइज़ रख के ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको ऑक्यूलर लेंस होता है, ये उसके ऊपर फोकस आगे करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं, ठीक है। तो लाइट सोर्स, इट्स अ लाइट इन विच इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन फॉर एग्जामिन, यानी कि ये रोशन करती है जो स्पेसिमेन है, जो हमारा टिश्यू है जो स्टेज के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको एग्जामिन करने के लिए। कंडेंसर लेंस इट फोकस द लाइट ऑन द स्पेसिमेन, यानी कि ये कंडेंसर लेंस है, ये आगे फिर जो लाइट नीचे से आ रही होती है, सोर्स जो लाइट होता है उसको आगे फिर फोकस करता है स्पेसिमेन के ऊपर। एंड अ स्टेज, इट्स अ स्टेज लाइक अ प्लेस ऑन दी टिश्यू स्पेसिमेन फॉर ऑब्जर्विंग, यानी कि जो टिश्यू वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर मतलब उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो उसके लिए ये स्टेज लगाया जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस इट्स अ मैग्नीफाई द इमेज एंड प्रोजेक्ट द इल्यूमिनेटेड इमेज ऑफ स्पेसिमेन टुवर्ड द आई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ ये आगे फिर देता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव की 4 टाइप्स हैं बेसिकली। तो फर्स्ट 3 मैग्नीफाई द इमेज 4 to 10 and 40 times and द फोर्थ मैग्नीफाई 100 टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहले 3 होते हैं मतलब उनकी कम मैग्नीफिकेशन होती है, ठीक है, वो कम मैग्नीफाई करते हैं इमेज को, मतलब ये देखें इधर लिखा हुआ जैसे 4 to 10 एंड 40 टाइम्स, और जो फोर्थ जो एंड वाला होता है उसके वो 100 टाइम्स करता है मैग्नीफाई इमेज को, ठीक है। और ओक्यूलर लेंस, ओक्यूलर लेंस दिस लेंस आल्सो नाउन आई पीस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओक्यूलर लेंस जो एंड पे लगा हुआ था जहाँ पर हम अपनी आंखें वगैरह रखते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसको आई पीस भी कहते हैं, इसी वजह से आई पीस कहते हैं। इट्स सिंपली मैग्नीफाई 10 टाइम्स, इनकी ये 10 टाइम्स सिंपली ये मैग्नीफाई करता है जो इमेज है उसको। इन मोनोक्यूलर लेंस देयर आर ओनली 1 ओक्यूलर लेंस, यानी कि एक 2 टाइप्स की होती हैं जो लेंस होते हैं इसमें, मतलब जो ओक्यूलर लेंस होता है 2 टाइप्स का होता है। एक मोनोक्यूलर मतलब जिसके ऊपर सिर्फ एक ओक्यूलर लेंस लगा होता है, यानी कि सिर्फ एक आंख से हम देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब देखने के लिए एक जगह बनी होती है जहाँ पर सिर्फ एक आंख रख कर हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ जो इनको बायो ओक्यूलर लेंस कहते हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर 2 लेंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन वगैरह इस वजह से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यही ज़्यादातर आते हैं, तो क्वेश्चन भी मैं इसके अलहदा भी आपको क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं। और आगे फिर
जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, ठीक है, वाइवा हो गया इसमें, और वैसे जो एक मिड टर्म और एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे ज़रूर आएंगे। तो ये क्वेश्चन वगैरह ज़रूर आएंगे, और ये आपको नोट्स ये मेरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, ठीक है। आप अगर जहाँ ये जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में हो तो ये नोट्स जो हैं उस बेस पे बने हुए बहुत अच्छे नोट्स हैं। कोई भी अपने नोट्स वगैरह इस तरह शेयर नहीं करता, बट अगर जो कुछ शेयर करते हैं तो वो फिर पैसे लेते हैं, मतलब तो उसकी फ़ी होती है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब दे रहा हूँ ताकि आपका भी कुछ फ़ायदा हो, और इसमें मेरा भी ये फ़ायदा होगा कि मेरी भी रिवीजन होती जाएगी पीछे से, क्योंकि मैंने भी USMLE देना है। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग से ही मतलब अपने सेकंड ईयर से मैंने अपने जो है स्टार्ट किया, मैंने अपना जो है USMLE की प्रिपरेशन। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मेरे पीछे जो डिवीज़न है वो भी होती जाएगी, तो उस बेस पे बनाई है, ना कि किसी एक यूनिवर्सिटी के बेस पे। वैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है उस बेस पे तो मतलब ये है ही है, लेकिन जो लैदर यूनिवर्सिटी हैं उनके भी एग्ज़ामिन बेस पे है। तो वैसे बेसिकली तो मैंने उस USMLE की तैयारी करनी है, तो वो इंटरनेशनल बेस पे ही होगा, तो इस वजह से ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। अच्छा, क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इट कैन मैग्नीफाई द इमेज 1000 टाइम टू 1500 टाइम्स, ठीक है। ये इसकी माइक्रोमीटर ये यूनिट है, ठीक है। तो ये आगे मैग्नीफाई करती है इमेज को 1000 से 1500 तक टाइम तक, ठीक है। और उसके बाद सेकंड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल सेक्शन क्या चीज़ है। मोस्ट कॉमनली डेड टिश्यू आर यूज टू एग्जामिन फॉर माइक्रोस्कोपी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिजीज पार्ट फ्रॉम बॉडी। इट्स इमीडिएटली प्रिजर्व एंड देन कट इनटू अ पार्ट्स और सेक्शन इज कॉल्ड हिस्टोलॉजिकल सेक्शन। मतलब इसका ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है, किसी चीज़ की ट्यूमर वगैरह कोई अगर रिमूव करते हैं, ठीक है, उसके बाद उस ट्यूमर को मतलब जो डेड टिश्यू होता है उसको जब काटते हैं, ठीक है, आगे काट के उसको प्रिजर्व करते हैं, मतलब फ़ौरन प्रिजर्व कर देते हैं। उसको प्रिजर्व क्यों करते हैं, एग्जामिन करने के लिए आया कि ये मतलब ट्यूमर कौन सा बिनाइन ट्यूमर है, यहाँ पे ये आगे थोड़ा सा आगे पता चलेगा आपको बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, तो ये कौन सा ट्यूमर है, ठीक है। तो इससे ये वो उस जो होता है डेड टिश्यू उसको प्रिजर्व करके और उसको सेक्शन में कन्वर्ट करना, कट करना, तो इसको हिस्टोलॉजिकल सेक्शन कहते हैं। आगे फिर प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू फॉर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इधर एक और भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी माइक्रोस्कोप है जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होती है, तो वही आपने बताना है कि ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप जो है स्टूडेंट के लिए यूज़ होती है, उनके प्रैक्टिस करने के, उनके प्रैक्टिकल के लिए। ये अक्सर कभी MCQs वगैरह आ जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू फॉर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू यानी कि जो टिश्यू हमने प्रिपेयर करना, कैसे करना है टिश्यू को, जो जिससे हमने एग्जामिन करना है टिश्यू को माइक्रोस्कोप की मदद से, और उसकी माइक्रोस्कोपी करनी है, ठीक है। तो इसमें इन दिस प्रोसेस देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। इसके अंदर मतलब चार जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक नंबर 1 फिक्सेशन, नंबर 2 एम्बेडिंग, नंबर 3 सेक्शनिंग एंड नंबर 4 स्टेनिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिक्सेशन को मतलब ये कि जो डेड पीस मतलब कोई भी एग्जामिन करना हमने किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसकी पहले फिक्सेशन करते हैं। जो स्पेसिमम टिश्यू होता है और जो स्पेसिमम होती है उसकी पहले हम फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन करके फिर उसकी एम्बेडिंग करते हैं, एम्बेडिंग करके फिर उसकी सेक्शनिंग करते हैं, ठीक है। सेक्शनिंग के बाद फिर हम उसकी स्टेनिंग करते हैं और फिर हम उसको स्टेज पे रखते हैं और फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये होता है, और ये इतना वैसे मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस गौर करने की बात है तो आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फिक्सेशन को। फिक्सेशन purpose of fixation is preservation of dead tissue or specimen after the removal from animal body, and the most common chemical used in fixation is formalin, यानी कि जिसको इसको फिक्सेटिव भी कहते हैं, और ये केमिकल जो यूज़ होता है इसको फार्मालिन का। प्योर फार्मालिन इन 37% सोल्यूशन ऑफ
formaldehyde gas in water, and for the general purpose only 10% formalin is used as tissue fixative. ठीक है, यानी कि फ़िक्सेशन क्या कहते हैं? फ़िक्सेशन एक मतलब फ़िक्सेशन में ये होता है कि जो हमारा टिशू होता है, मतलब किसी जो भी टिशू एग्ज़ामिन करना है या फिर जो टिशू जो है उसको मतलब जो डेड टिशू सर्जरी के वक्त उतारा जाता है उसको पहले उसकी फ़िक्सेशन करते हैं। ठीक है, यानी उस एनिमल बॉडी से जब उस टिशू को उतारा है, ठीक है, तो उसको मतलब देखने के लिए उसको मतलब एग्ज़ामिन करने के पहले हम उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि वो टिशू ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको किस तरह करते हैं प्रिजर्व? उसको केमिकल होता है जो फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है, फार्मालिन। ठीक है, तो प्योर फार्मालिन जो है उसकी कंसनट्रेशन 37% जो है होती है सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड गैस के अंदर जो है, इसको गैस होती है, इसको वाटर के अंदर जो है ना प्रिजर्व करके एक बॉक्स के अंदर डाला जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। और वैसे जनरल पर्पज़ के लिए जो 10% सिर्फ यूज़ होती है फार्मालिन। ठीक है, तो ये था फिक्सेशन के जिस हम ताकि ये टिशू ख़राब ना हो सके, इस वजह से हम फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि अगर कोई थोड़ी देर गुजर जाए तो टिशू ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एम्बेडिंग की। ठीक है, एम्बेडिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी इनक्लोज द टिशू इन अ मीडियम टू डूइंग बेस्ट सेक्शनिंग। ठीक है, इसमें एम्बेडिंग ये है कि हम जो टिशू होता है उसको एम्बेडेड करते हैं हम। ठीक है, उसको मतलब उसको इन विच वी यूज़ केमिकल पैराफिन। इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड liquefied when it's heated to 60 Celsius scale. In this procedure, we heat paraffin in oven at 60 then temperature for several times hours. After the heating with the paraffin, it more harder than the fixative after cooling. यानी कि फिक्सेशन के बाद हम क्या करते हैं? एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग में क्या करते हैं हम? जो ये स्पेसिमन होता है इसको हम हार्ड करते हैं। ठीक है, हार्ड हम किस तरह करते हैं? इसको मतलब इसको पहले एम्बेडेड करते हैं एक मीडियम में। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो केमिकल यूज़ करते हैं पैराफिन, ठीक है, वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे और लिक्विडफाई होता है। इसको अगर 60 सेल्सियस स्केल पे हम इसको हीट करें तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें पैराफिन को पहले हम हीट करते हैं 60 टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद फिर हम इसको कूल होना छोड़ देते, कूल होने के लिए यानी कि ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जब ये कूल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्डर हो जाता है। तो ये आगे पे सेक्शनिंग करने के लिए यानी कि इसको काटने के लिए, ये अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको हम काट तो नहीं ना सकते इतनी आसानी से, यहाँ अगर तो हार्ड करते हैं इसको ताकि इसको आगे फिर हम सेक्शनिंग में अगर इसको मतलब आगे हम इसको काट सकें। तो उसके बाद हम करते हैं सेक्शनिंग। ये साथ साथ आप देख रहे हैं जैसे कि इधर ओरिएंटेशन मार्कर जो हो रही है इसकी एम्बेडिंग की, टिश्यू एम्बेडिंग की, आप ये देख सकते हैं। और ये आगे फिर इसको हार्ड कर रहा है और उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शनिंग। सेक्शन यानी कि इसको कट ऑफ करना टिश्यू को सेक्शन में। ठीक है, ताकि ग्रॉस एग्जामिनेशन हो सके और इसकी जो टिश्यू की जो है सेक्शनिंग हो सके। सॉरी, ग्रॉस एग्जामिनेशन वो तो वैसे ही होनी है, तो सेक्शनिंग हो सके। तो आप पढ़ते हैं, इन दिस प्रोसेस वी कट द टिश्यू ब्लॉक इनटू थिन स्लाइसेस एंड दिस प्रोसेस एबल टू डू विद हेल्प ऑफ अ मशीन विद कॉल्ड माइक्रोटोम। ये आप सामने माइक्रोटोम जो पिक्चर है इसके ऊपर आप माइक्रोटोम मशीन है इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम जो हमने पीछे एम्बेडेड किया होता है, जिसको हार्ड किया होता है स्पेसिमन को, ठीक है, उसको हम आगे सेक्शनिंग में मतलब उसके छोटे स्लाइस करके, थिन स्लाइस करके हम आगे उसको कट करते हैं। ठीक है, उसकी सेक्शनिंग करते हैं, उसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सेक्शंस आर यूजुअली 3 to 10 माइक्रोमीटर थिक। After the section, the tissue allowed to dry is oven to remove moisture.
ठीक है। मॉइस्चर आगे फिर इसको जब हम इसकी सेक्शनिंग किस लिए करते हैं, ताकि स्टेज के ऊपर हमारा जो मतलब अगर कोई ज़्यादा बड़ा स्पेसिमन है ना, ठीक है, तो वो उसकी सेक्शनिंग होती है ताकि एम्बेडिंग के बाद सेक्शनिंग इस वजह से होती है कि स्टेज पे आ सके और मतलब जो लेंस है उसको फोकस सही तरह कर सकें, ठीक है। इस वजह से हम उसकी सेक्शनिंग करते हैं ताकि वो छोटे से छोटा हो सके और उसके बाद फिर हमें वो स्लाइड वगैरह पे आ सके, पूरी एक स्लाइड पे फिर हम उसको आगे स्टेज पे रख सकें। इस वजह से हम सेक्शनिंग करते हैं। सेक्शनिंग के बाद क्या होता है जी, उसको हम ओवन के अंदर ड्राई करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो भी कुछ मॉइस्चर अगर है, मतलब कुछ पानी वगैरह या कुछ है, ताकि वो ख़राब ना हो हमारे एग्जामिन के दौरान, तो ऑब्जर्वेशन के दरमियान। तो इस वजह से हम उसको ओवन में डालते हैं, ड्राई करते हैं मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, ठीक है। आगे उसके बाद एंड वाला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम स्टेनिंग क्या चीज़ होती है? ये स्टेनिंग हम जब स्पेसिमन होता है उसको मतलब कलरलेस होता है, हमारा टिश्यू वगैरह जो भी होती है ना जो एग्जामिन के लिए, वो कलरलेस होते हैं। स्टेनिंग कहते हैं अक्सर बेसिकली कि कलर जो है उसको यूज़ करना, लाइक ज़्यादातर जिस तरह मोस्ट यूज़ होता है इसको हीमाटॉक्सिलिन और एओसिन जो है, ये ज़्यादातर स्टेनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये एक मतलब केमिकल्स हैं, ठीक है। तो ये डाइज़ हैं जो यूज़ होते हैं उसको स्टेनिंग के लिए, ठीक है। तो ताकि माइक्रोस्कोप जो है सही तरह हमें दिखा सके जो हम एग्जामिन कर रहे हैं टिश्यू वगैरह। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर कलरलेस एंड डिफ़िकल्ट टू एग्जामिन दीज टिश्यू, सो टू क्लोज दीज डिफ़िकल्टीज़ फॉर अंडरस्टैंड वी यूज़ स्टेनिंग। यानी कि बहुत अक्सर जो टिश्यू होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो उनको एग्जामिन करने के लिए हम उसको उसकी डिफ़िकल्टीज़ को जो अंडरस्टैंडिंग में आती है उनको दूर करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। व्हेन दी कलरिंग प्रॉपरली ऑफ द डाई इज़ इन द बेसिक रेडिकल्स ऑफ द नेचुरल सॉल्ट, द स्टेन इज़ कॉल्ड बेसिक डाई। यानी कि जब एक जो कलरिंग होती है वो प्रॉपरली मतलब उसको मतलब एक जो डाई हो जाता है उसको इसके अंदर बेसिक रेडिकल के अंदर, तो उसको ऑफ द नेचुरल सॉल्ट जो होता है उस स्टेन को हम क्या कहते हैं, बेसिक डाई, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो एसिड, इसके अंदर दो तरह के डाई होते हैं, एक एसिडिक डाई होते हैं, ठीक है, और एक जो होते हैं वो होते हैं जी बेसिक डाई, ठीक है। यानी कि उसको बेसिलोफिलिक भी कहते हैं और एसिडोफिलिक भी कहते हैं, ठीक है। बेसिक डाई जो हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिक डाइज जो हैं वो हीमाटॉक्सिलिन है और टोल्यूडाइन ब्लू है और मेथाइलिन ब्लू है, ठीक है। ये और जो एसिडिक डाई हैं उनको वो कौन कौन से, वो यूसिन है, फिक्शन है और ऑरेंज जी है और पिक्रिक एसिड है, ठीक है। ये एसिडिक डाई हैं, ये अक्सर जो है ना स्टेनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ज़्यादातर बहरहाल हीमाटॉक्सिलिन और एओसिन ये इकट्ठे यूज़ होते हैं, यानी कि एक बेसिक डाई और एक एसिडिक डाई, ये दोनों को मिला के एक हम ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन करते हैं स्टेनिंग के लिए, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, दूसरे बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें बता रहे थे कि जो होता है व्हेन दी कलरिंग प्रॉपरली ऑफ द डाई इज़ इन बेसिक रेडिकल ऑफ द नेचुरल सॉल्ट, द स्टेन इज़ कॉल्ड। यानी कि जब जो डाई जो कलरिंग वो प्रॉपरली हुई हो तो उसको डाई बेसिक जो रेडिकल है उसके अंदर जब डाई करते हैं नेचुरल सॉल्ट का, तो उस स्टेन को हम कहते हैं बेसिक डाई, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर दैट स्टेन विद द कॉल्ड बेसिलोफिलिक स्ट्रक्चर एंड देन when coloring property of the dye is in acidic radicals। यानी कि जब प्रॉपर्टी जो एसिडिक डाई में जब हम उसको मतलब कलरिंग करते हैं उसको हम उस रेडिकल जो है सॉल्ट का उसको हम कहते हैं, उस स्टेन को हम कहते हैं एसिडिक डाई। और जब हम बेसिक के अंदर करते हैं उसको डाई तो हम उसको कहते हैं बेसिक डाई। और उस स्ट्रक्चर को बेसिक डाई वाले स्ट्रक्चर को बेसिलोफिलिक और जो एसिडिक डाई के अंदर स्ट्रक्चर को जो होता है एसिडिक डाई के अंदर उसको हम कहते हैं एसिडोफिलिक, ठीक है। आगे मैंने इसको बता दिया कि बेसिक डाई कौन से होते हैं और एसिड डाई कौन से होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम ये हीमाटॉक्सिलिन और यूसिन ये दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनका कलर जो है हीमाटॉक्सिलिन और यूसिन ये दोनों जो है इनका ये कलर होता है
पर्पल और ब्लू कलर में ये दोनों होते हैं, और इसमें एक पिंक भी थोड़ा सा कलर आ जाता है। ठीक है, ये 3 कलर ज़्यादातर यूज़ होते हैं एग्ज़ामिन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। तो ये भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे तो जिस तरह मैंने समझाया आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना भी काफ़ी है। तो ये के का लेक्चर मतलब इसके नोट्स का लेक्चर थोड़ा सा दिया है। इसी तरह मैं जो अनाटमी है जनरल अनाटमी का, और उसके बाद कुछ आगे फिर जो डाइसेक्शन अनाटमी है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो जो आगे ऑस्टियोलॉजी वगैरह सारा मिक्स मतलब उसका मैं बताऊंगा। एक अनाटमी का लहदा दोनों अनाटमी के लेक्चर में बनाऊंगा, तो वो भी बताऊंगा। तो इसमें थोड़ी मेरी भी मिस्टेक में भी हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट हूँ। तो एज अ स्टूडेंट गलती तो होती है। अगर कोई गलती हो, कोई सीनियर अगर देख रहा है तो अगर कोई गलती हो इसमें, वो भी आप मुझे बता दें। और अगर किसी मतलब स्टूडेंट को इसमें कुछ समझ ना आई हो तो वो मुझे मतलब कमेंट करे इस पर, तो मैं उस कमेंट पे भी उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो बहरहाल ये नोट्स बहुत मतलब फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी भी रिवीजन पीछे से होती जाएगी, तो इस वजह से मैंने कहा चले यूट्यूब पे एक कंटेंट मिल गया तो उसके साथ प्रॉपर चलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एंड तक बिल्कुल सही आगे को लेके जाऊंगा। ठीक है, एंड तक बिल्कुल मतलब जो मतलब टॉपिक वगैरह मैं आगे शेयर करता जाऊंगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसी तरह हिस्टोलॉजी और उसके बाद जनरल अनाटमी है उसका भी, क्योंकि बेसिक यही होते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी ज़्यादातर आपकी सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ होते हैं स्टूडेंट मतलब कॉलेजेस जो हैं उनमें फिजियोलॉजी वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फ़ॉरेन में नहीं होती। तो ये फिजियोलॉजी भी अगर कमेंट करेंगे तो फिजियोलॉजी भी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी वो भी सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होती है अक्सर की। तो फर्स्ट बहरहाल बेसिक मेरा ये है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करूँ, ताकि मैंने भी आगे पढ़ना है तो उसकी भी मैंने अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नोट्स जो मेरे पहले थे वो मतलब पेपर फॉर्म में है, तो वो मतलब कहीं के कहीं पड़े हुए हैं। तो इस वजह से कुछ मतलब अनाटमी के तो हैं मेरे पास, वो मैंने असल में पिक्चर और स्कैन कर लिए थे, लेकिन हिस्टोलॉजी वगैरह के वो बस नहीं बस मेरे पास रहे, तो मुझे अब दोबारा बनाने पड़ रहे हैं तो इसमें डिजिटल फॉर्म में। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे इस तरह का मैं मोर कंटेंट लेके आता रहूँ। तो मैंने कहा चलें जो मतलब ऑनलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है कि, क्योंकि जो यूट्यूब पे बताते हैं ज़्यादातर कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आती, थोड़ा इंग्लिश एक्सेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वर्ड थोड़े मुश्किल होते हैं, इस वजह से कुछ बच्चों को समझ नहीं आती। इस वजह से मैंने उर्दू में मतलब उसको आगे फिर ट्रांसलेट करके तो इस तरह बिल्कुल ईजीली करके मैंने आपके लिए ये बनाई है, और ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा। आज हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीक हम देखें अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मतलब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगली जो वीडियो बना दूंगा, वरना तो जो है ये माइक्रोस्कोप के बारे में बताया तो नेक्स्ट वीक में भी मैं बताऊं, और अगर पॉसिबल हो सका तो 3 दिन बाद मैं सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में आगे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिक था हमारा। तो इसके बाद फिर मतलब हर मतलब वीक पे मैं 3 वीडियोस तो डालूंगा, एक हिस्टोलॉजी की, अनाटमी की, जनरल अनाटमी की, और उसके बाद रीजनल और डाइसेक्शन अनाटमी की। ठीक है, ये मतलब 3-3 लेक्चर होंगे हर सब्जेक्ट का, एक लेक्चर होगा ये टोटल